हेलो बच्चों, आज मैं आपको मुद्रा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आज हमारी लास्ट वीडियो है पार्ट 4। इससे पहले हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 4 के अंदर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए। मुद्रा की पूर्ति का हमें अर्थ बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सबसे पहले आप समझिए कि मुद्रा की पूर्ति कहना क्या चाहता है बेटा। वो मुद्रा की पूर्ति को बेटा हम कहते हैं सप्लाई। कह रहे हैं मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए। सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ ये होता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर इस वक्त कितना पैसा जो है, यानी कि वो इस वक्त चल रहा है, अगर हम उसको जोड़ देंगे तो होता है मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, जरा इसका आंसर ध्यान से पढ़िए, बाकी कंप्लीट आपको पता चलेगा। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा चल रहा है, अगर उसका जो स्टॉक है उसे हम कहते हैं मुद्रा की पूर्ति। और मुद्रा की पूर्ति इकोनॉमी में यानी कि सिक्के के रूप में भी चल रही होगी और नोट के रूप में भी चल रही होगी, जिससे अभिप्राय एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास, इस बात को ध्यान दीजिए, देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के भंडार से है। मतलब जनता के पास जितना पैसा रखा हुआ है इस वक्त, उसके कुल भंडार को अगर हम लें तो उसे हम कहते हैं मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक। एक क्वेश्चन आता है जो इसके साथ जुड़कर आ सकता है, उस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है काफी इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन ये है, मुद्रा की पूर्ति के माप यानी कि घटक समझाइए। काफी बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है मुद्रा की पूर्ति के माप। पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। मुद्रा की पूर्ति के माप में हमें यह बताना है कि हमारे यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कितने मुद्रा को जारी किया जा चुका है, उसको कैसे मापेंगे कि इस वक्त कितने मुद्रा चल। बच्चों आपने देखे बेटा, मैंने अभी बताया था कि M1 का फॉर्मूला बच्चों मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप ध्यान से देखिए। M1 का फॉर्मूला होता है जनता के पास करेंसी। जनता कौन होती है? हमारे पास जो पैसा जमा है उसे हम कहते हैं जनता के पास करेंसी। और हमारे पास जो पैसा जमा होता है या तो सिक्के के रूप में होता है या फिर वो नोट के रूप में होता है। इसके बाद बच्चों आता है प्लस मांग जमाएं। मांग जमाएं व्यापारिक बैंक जितने भी आपने देखे हैं, जितने भी आपने व्यापारिक बैंक के नाम सुने हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन बैंकों में जनता ने जो पैसा अपने जमा कर रखा है उसे बच्चों हम कहते हैं मांग जमाएं। इसके बाद है आरबीआई के अन्य जमाएं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक में यानी कि और किस लोगों का पैसा जमा है और किन लोगों का पैसा जमा है, वह होती है आरबीआई की अन्य जमाएं। बच्चों केवल मैं बोल के नहीं, ये तीनों पॉइंटों के बारे में जो आप यहां देख रहे हैं बेटा, उन तीनों पॉइंटों के बारे में मैंने यहां पर लिख रखा है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जिसे किसी भी ट्यूशन सेंटर में यानी कि कराया नहीं जाता, अगर कराया जाता है तो अच्छे से समझाया नहीं जाता। सबसे पहले था बच्चों जनता के पास करेंसी। आप इसे नोट कर लीजिए, जनता के पास उपलब्ध यानी हमारे पास उपलब्ध समस्त करेंसी, सिक्के व नोट शामिल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जनता के पास जितना भी कैश और सिक्का होता है उसे हम कहते हैं जनता के पास करेंसी। इसके बाद बच्चों मांग जमाएं। मांग जमाएं बेटा मैंने अभी बताया था, व्यापारिक बैंकों में जो जनता ने अपना पैसा जमा कर दिया है उसे हम कहते हैं व्यापारिक बैंक की मांग जमाएं। जरा इसको आप नोट कर लीजिए। बैंकों की वो जमाएं जिन्हें जनता द्वारा बैंकों में जमा किया गया है, यानी जनता द्वारा जो पैसा बैंकों में जमा किया गया है उसी को हम कहते हैं मांग जमाएं। तीसरा आता है आरबीआई की अन्य जमाएं। जैसे मैंने अभी बताया, आरबीआई की अन्य जमाएं क्या होती है, यानी आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक, उसमें जितना और पैसा जमा है, किस किस का पैसा जमा है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पता चलेगा। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, जिसमें देखे एक एक को ध्यान से देखना बेटा। आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं,
यानी बेटा आरबीआई के पास हमारे भारत के जितनी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनका पैसा भी ना आरबीआई में जमा होता है, जिसे हम आरबीआई की अन्य जमाएं कहते हैं। विदेशी सरकारों, आपको पता होगा बेटा शायद कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक के अंदर है ना विदेशी सरकार भी अपना पैसा जमा कर सकती हैं, वो हमारे देश के लिए कहलाएंगी हमारे देश की आरबीआई की अन्य जमाएं। विश्व के अन्य केंद्रीय बैंक अमेरिका, चाइना, रूस, अन्य देशों के केंद्रीय बैंक जब हमारे देश के केंद्रीय बैंक के अंदर पैसा जमा करेंगे तो उसे हम कहते हैं आरबीआई की अन्य जमाएं। और समझिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? जहां पर बहुत सारे देशों की करेंसी जमा होती है। इंटरनेशनल मनी फंड, जहां सभी देशों की राष्ट्रीय करेंसी होती है, उसको जब आरबीआई के अंदर जमा किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे आरबीआई की अन्य जमाएं। विश्व बैंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो पैसा हमारे आरबीआई के अंदर जमा है उसे भी हम कहेंगे आरबीआई की अन्य जमाएं। ठीक है बच्चों, M1, M2, M3, M4 ये आपके 4 घटक होते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको M1 बताया, ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि हमें सीबीएसई में पूरे फुल मार्क्स लाने हैं। ये आता है बच्चों हमारा दूसरा घटक M2। M2 का आप घटक देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बेटा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। M2 बराबर M1, M1 जो बेटा मैंने अभी 3 पॉइंट समझाए थे वो तीनों इसमें आएंगे, प्लस डाक खानों की बचत बैंक खातों में जमाएं। डाक खाने क्या होते हैं? डाक खाने वही डाक खाने जो आप समझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी बचत खाता होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसा जमा होता है और उसमें एक अकाउंट है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। डाक खानों के बचत खाते को अगर उस पैसे को अगर हम जोड़ लेंगे M1 के साथ में तो वो बन जाएगा हमारा M2 घटक, यानी कि M2 बराबर M1 प्लस डाक खानों के अंदर बचत खाते का पैसा अगर हमने और जोड़ लिया तो इससे हमारा बन जाएगा M2 घटक। ठीक है बच्चों, तो याद रखे बेटा डाक खाने केवल और केवल बेटा यानी कि बेटा पोस्ट यानी कि चिट्ठियां भेजने के काम नहीं आते, डाक खानों के अंदर भी पैसा जमा किया जाता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा तीसरा घटक। ठीक है बच्चों, तीसरा घटक भी ध्यान से सीखे बच्चों। M3 बराबर M1, M1 के वही तीनों पॉइंट्स और प्लस व्यापारिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं। बेटा सावधि जमाएं क्या होती है? FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। बहुत सारे व्यापारिक बैंक में जनता ने अपनी FD करा रखी है, बहुत सारे व्यापारिक बैंक में जनता ने अपनी FD करा रखी है। अगर उस FD के सारे पैसे को अगर हम M1 के साथ जोड़ लेते हैं तो इससे हमें M3 माप पता चल जाएगा मुद्रा का, जिसे हम घटक भी कह सकते हैं बच्चों। दोबारा से जान लीजिए बेटा, सावधि खाता यानी सावधि जमाएं यानी FD क्या होता है? FD बच्चों वो होता है जिसमें आप बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बेटा बैंक आपसे ये पहले ही जानकारी ले लेता है कि आप अपना पैसा कितने समय के लिए जमा कर रहे हैं। जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसा जमा करेंगे आपको बैंक उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट देता है। यह है बच्चों मुद्रा की पूर्ति का चौथा माप यानी कि M4। इसको भी ध्यान से सीखना बच्चों। M4 बराबर होता है M3, यानी M3 जो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था जिसमें था M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधि जमाएं, मतलब वो सारा, प्लस डाक खानों की कुल जमाएं, कुल जमाएं टोटल डिपॉजिट, मतलब डाक खानों के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सभी अकाउंट्स के पैसे को अगर हम M3 के साथ जोड़ते हैं तो वह M4 घटक यानी कि माप तैयार हो जाता है। पर बच्चों आपको ब्रैकेट में कुछ दिख रहा होगा बच्चों, हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, सिर्फ इसी चैनल पर आपको पता चलेगा। NSC को छोड़कर सबसे पहले कह रहा है कि M3 प्लस डाक खानों की कुल जमाएं, डाक खानों की कुल जमाएं, उस पैसे को अगर आप M3 के साथ जोड़ेंगे तो M4 बन जाएगा। बट
एनएससी को छोड़कर, एनएससी क्या होता है? नेशनल, एस फॉर सेविंग, सी फॉर सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पंजीकृत। इसका मतलब होता है कि डाक खानों से वो पैसा जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन के रूप में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, बाकी डाक खाने के सभी पैसे को अगर आप शामिल करते हैं टोटल डिपॉजिट्स को M3 के साथ, तो आपका M4 घटक तैयार हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिर्फ यही सीखने को मिलेगी बच्चों आपको, मेरा वादा है 100 नंबर दिलवाने का। अब M1, M2, M3 और M4 इन चारों को कंपेयर करते कि कहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है पैसे की। अभी बच्चों जो मुद्रा की पूर्ति के 4 माप आपको कराए थे उसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा तरलता, लिक्विडिटी यानी पैसा किस माप में होता है। साइन आप देख रहे हैं M1 M2 के कंपैरिजन में M1 में ज्यादा तरलता होती है, M3 के कंपैरिजन में M2 में ज्यादा तरलता होती है, मतलब उसमें ज्यादा पैसा होता है, और M4 के कंपैरिजन में M3 में ज्यादा पैसा होता है। और सबसे ज्यादा पैसा इकोनॉमी का कहां होता है? M1 में। M1 के फॉर्मूले को देखना, उसमें आता है जनता के पास करेंसी, और आप जानते हैं अधिकांश इकोनॉमी का पैसा जनता के पास ही होता है। तो यानी बेटा M1 वो सबसे बड़ा घटक है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा यानी कि इकोनॉमी का चलता है, वहां स्टॉक रूप में रहता है। ठीक है बच्चों, और आज बच्चों हमारे मुद्रा वाले चैप्टर की कंप्लीट सीरीज पूरी हो चुकी है। मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार करे यूट्यूब पर, इसमें हमारा यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियोस उसके अंदर मैंने डाल रखी है। सबसे पहले बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। बच्चों इस चैनल को अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज में, स्कूल में सभी को शेयर करें ताकि सभी को अच्छे से सीखने का मौका मिले। ठीक है बच्चों, और मेरे जाते जाते मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटा प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाएं और बताएं कि आपको और क्या क्या सीखना है। बच्चों मेरी डेली वीडियोस आती है, मेरी आने वाली वीडियो जो रहेंगी वो बैंकिंग चैप्टर पे रहेंगी। मैं अगला चैप्टर आपको बैंकिंग कराऊंगा। ठीक है बच्चों।